नमस्कार, मैं कीर्ति राणा। आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम राणा के रंग से। और इस बार हमारे साथ में है शहर के गौरव नगर निगम के सभापति मुन्नालाल यादव। मुन्नालाल यादव जी से हम जानेंगे उनके राजनीतिक ग्राफ में निरंतर हुई वृद्धि, उसके साथ शहर के एक श्रमिक क्षेत्र जिसका कि वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उस क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य से हुए सकारात्मक बदलाव। और मुन्नालाल यादव मतलब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक रमेश मेंदोला के टीम के विश्वस्त साथी। उस रूप में वे अपने नेताओं को कैसा देखते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर हम प्रधानमंत्री मोदी तक उनके बड़े प्रभाव की भी चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ आप भी चलिए राणा के रण में। मुन्ना भैया से हम जानना चाहेंगे, हालांकि वो लगातार 5 बार पार्षद रहे नगर निगम में, समितियों में रहे और आज सभापति का दायित्व उन पर है। ऐसे में पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप उस श्रमिक क्षेत्र से आए हैं जिस श्रमिक क्षेत्र की आज से पहले इतनी उपयोगिता नहीं समझी गई। श्रमिक क्षेत्र मतलब मिलों में काम करने वाले मजदूर, है ना। लेकिन जब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी बात कहते तो न सिर्फ इंदौर का श्रमिक क्षेत्र गौरवान्वित होता है, बल्कि हर शहर का बच्चा ये कहता है कि हमारे कैलाश जी, हमारे कैलाश जी। विधायक रमेश मेंदोला 2 नंबर से जो विधायक हैं, वो जब गरबे का आयोजन, भंडारे का आयोजन, कथाओं का आयोजन जिस तरह से करते हैं पर्दे के पीछे रहकर, और उसको जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलती है, तो श्रमिक क्षेत्र का नाम आता है। मुन्ना यादव जब सभापति बनते हैं तो श्रमिक क्षेत्र का नाम आता है। श्रमिक क्षेत्र जिसको कि पहले पिछड़ा हुआ माना जाता होगा, गुलजारी लाल नंदा जी के टाइम पे जब वो 1-2 बहुत क्षणिक प्रधानमंत्री रहे, उस दौरान ये पूरी नंदा नगर बस्ती श्रमिकों के लिए बसाई गई। और उसके बाद में डेवलप होते होते महापौर जब कैलाश विजयवर्गीय बने, तो उसके बाद में श्रमिक क्षेत्र एकदम इसमें प्रॉपर्टी में भी बूम आया और इसके विकास में भी बूम आया। आपने एक पार्षद के रूप में, श्रमिक क्षेत्र के सामान्य नागरिक के रूप में इस पूरे क्षेत्र का विकास भी देखा है, और उसके साथ में ये विकास आपके राजनीतिक विकास में भी सहभागी बना है। तो मैं हिंदुस्तान मेल के दर्शकों के माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा संक्षिप्त में हमें अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बताएं कि कैसे चुनाव लड़ते लड़ते आप यहाँ, चुनाव के पहले आपकी पृष्ठभूमि क्या रही। राणा जी, मैं आपको बताऊं कि सन 1977 में जब जनता पार्टी बनी, उसके बाद से देश में बड़ा भारी परिवर्तन आया। जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से जब फिर सब सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, जब से मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। और हमारे संघ में परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी जो हमारे आदर्श हैं, रमेश मेंदोला जी, हरिनारायण जी, यादव जी, हम जो पंडित दीनदयाल जी की जो मूल भावना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना यानी नारायण की सेवा करना है, उसी भावनाओं को लेकर हमारे मन में ये बड़ी पीड़ा थी कि हम श्रमिक क्षेत्र में हमारे परिवार के लोग और सभी लोग मिल में उस समय काम करते थे, तो लोग यहाँ पर बड़ा उसको 2 कैटेगरी में, रेल पटरी के बाद का एरिया अलग और रेल पटरी के बाद का एरिया श्रमिक क्षेत्र के रूप में, जो अपेक्षित, जो सारी चीजों से उपेक्षा, पानी, बिजली, रोड, सारी नागरिक सुविधाओं को यहाँ पे उतना महत्व नहीं दिया जाता था राजनीतिक क्षेत्र में। हम लोगों ने ये तय किया पूरे ग्रुप ने कि हम
इसकी पहचान एक विकसित क्षेत्र के रूप में कराएंगे। जब 83 में परिषद बनी, स्टैंडिंग कमेटी के कैलाश जी चेयरमैन बने, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ये विकास की यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। तो उसके बाद सन 1999 में जब कैलाश जी महापौर बने, विधायक तो वो पहले ही बन गए थे, फिर हमारे यहाँ पर विकास की यात्रा को थोड़ी गति मिली। बांड रोडों का चलन हुआ। कैलाश जी ने उस समय पैसे की भी नगर निगम में कमी हुआ करती थी, तो ये योजना बनाई कि जन सहयोग से हम सब काम करेंगे, जन सहयोग से हम रोडों का विकास करेंगे, जन सहयोग से हम शासकीय स्कूलों का विकास करेंगे। गार्डनों को गोद देने की परंपरा भी जब से चालू हुई। डिवाइडरों को हम गोद देंगे। जो बड़ी कंपनी वाले हैं या जो बड़े व्यापारी हैं, जो संस्थान वाले हैं, जो लेके शहर के विकास में इनका भी हम योगदान लेंगे। और उसी के तहत हमने जो काम प्रारंभ किया तो पूरे देश में इंदौर की पहचान बनी। शुरुआत उसी से हुई थी कि हम जीरो पिक और जीरो काउ सिटी की कल्पना कैलाश जी ने दी थी। धीरे धीरे उस यात्रा को हम लाए और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे पहले, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में दिया था तो कैलाश जी ने उस समय 24 गाड़ियां ली थी और ये शुरुआत की थी, कल्पना की थी कि यार हम जीरो कचरा मुक्त करते हुए पेटी विहीन शहर को बनाएंगे। बाद में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत को लेके जो एक अभियान चलाया, उसमें उसको बहुत गति मिली। बाकी परिकल्पना उसी समय थे चौड़ी रोडों की आ गई थी कि बांड रोडे बना के ये करना, स्वच्छता के लिए काम करना, शहरों को आवारा पशुओं से मुक्त करना, ये कल्पना उस समय से ही थी। और उसके बाद हर जरूरतमंद आदमी को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए, उसको पीने का स्वच्छ पानी मिलना चाहिए और जरूरत पुरता पानी उसको मिलना चाहिए। बैक लाइन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो ड्रेनेज सिस्टम डलना चाहिए। उसी समय से एक और कल्पना आई थी कि पूरा मील क्षेत्र अवैध कॉलोनियों से और सघन बस्तियों से घिरा हुआ था। वो अवैध कॉलोनियों में विकास काम कैसे हों, वो वैध कैसे हों, लोगों को नागरिक सुविधाएं कैसे मिले, और ये सब बातें जब से शुरू होके धीरे धीरे करके हम लोग जब अच्छा काम करते रहे, नागरिक सुविधाओं के लिए काम करते रहे, गरीबों के लिए काम करते रहे, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम करते रहे, तो पार्टी ने हमको मौका दिया। और पार्टी ने जब मौका हमको दिया तो हमने अपना लक्ष्य बन रखा कि हम अपने जीवन में किसी की भी अनदेखी नहीं करेंगे और किसी की भी अनसुनी नहीं करेंगे। कोई भी आदमी हो जो अगर बात बोल रहा है, हमसे अपेक्षा रख के आया है, तो उसका काम पूरा करेंगे। और ये भी लक्ष्य हमने रखा कि हम किसी को बिगर पहचाने और बिगर स्वार्थ के उसका काम कर देंगे। हमारे पास जब भी कोई व्यक्ति आता है तो हम ये नहीं पहचानते कि ये कौन से दल का है, कौन सी विचारधारा का है, कौन से धर्म का है, और इसने हमारे लिए पार्टी में काम किया था या नहीं किया था। हम आज जनप्रतिनिधि हैं और हमारी ये जवाबदारी है कि हमको इसका काम करना चाहिए। और निस्वार्थ भाव से भी ये बात हमने रखी कि इससे कोई स्वार्थ भी नहीं रखेंगे कि यार हमारा कल आज इसने काम कर दिया है राणा जी, तो हम इससे कल आज कोई अपेक्षा रखें। निस्वार्थ के उसके पे हम लोग काम करते रहे और आज तक भी कर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी नेता को देखेंगे तो उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि ये जनप्रतिनिधि है या नेता है। लेकिन मुन्ना भैया जो अपने सब समाज में और समाज के लोगों में मुन्ना भैया के नाम से लोकप्रिय हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एक सामान्य नागरिक जैसी नजर आती है, उनका पहनावा भी एक सामान्य नागरिक जैसा है।
तो जाहिर है कि वो सोचते भी सामान्य नागरिक की तरह ही सोचते हैं। और सामान्य नागरिक के बारे में जब सोचते हैं तो उनकी चिंता ये रहती है कि वो जिस इलाके से आए हैं, जिस इलाके का प्रतिनिधित्व वे नगर निगम में कर रहे हैं, उस इलाके के लिए मैं सर्वाधिक कर सकूं बगैर किसी अपेक्षा के। और दीनदयाल जी ने जो कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो यही उनका ध्येय रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लगातार जो अपने क्षेत्र से वार्ड से पार्षद बनते रहे, अब जिस वार्ड में पार्षद हैं उस वार्ड में आपने युवाओं के लिए कुछ नया किया, ऐसा भी आप चर्चा में बता रहे थे, तो बताएंगे जिम वगैरह क्या आप शुरू कर रहे हैं? हाँ, जिम के हमारी प्राथमिकता है कि युवाओं को रोजगार से और खेल से जोड़ा जाए, है ना। बड़ा भारी खेल संकुल हम बना रहे हैं। और पूर्व में जिस वार्ड में मैं था वहाँ पे अटल खेल संकुल है, अटल बिहारी वाजपेयी खेल संकुल। उसमें हमने बहुत सारी सुविधाएं, सभी जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो खेल के शौकीन हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको सब तरह के, आज कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पर मुख्य रूप से क्रिकेट की प्रैक्टिस ग्राउंड बने हुए हैं, बच्चों के कंपटीशन होते रहते हैं, वॉलीबॉल का खेल होता रहता है, हमेशा उसके प्रतिस्पर्धाएं होती रहती हैं, फुटबॉल का खेल भी होता है, जिम्नास्टिक के लिए भी पूरा सेंटर बना हुआ है, और जूडो, कराटे, खो खो, इस तरह के बहुत सारे खेलों का आयोजन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस श्रमिक क्षेत्र में जब आज के समय में राणा जी बच्चियों को लोग घर से निकलने में संकोच करते हैं, उनको निकालने में, उस समय में आज 300 से ज्यादा बच्चियां अटल खेल संकुल में डेली प्रैक्टिस करती हैं। और जब से ये परम आदरणीय रमेश जी और कैलाश जी क्रिकेट से और उससे जुड़े हैं, रमेश जी, जब से लगातार खेलों में वृद्धि हो, खेल सुविधाएं बढ़े, हॉकी का प्रैक्टिस ग्राउंड बने, सब तरह के खेल संकुल बने, इसके लिए स्कीम नंबर 54 में भी रमेश जी के, विधायक जी के प्रयास से, और नंदानगर में भी खेल संकुल बने। और हमारी जो नगर निगम की प्राथमिकता है उसमें भी है कि जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसके आश्रय स्थल बने, उनको जो जहाँ पर वो नौकरी के लिए और काम के लिए इकट्ठे होते हैं, उनको सारी सुविधाएं वहाँ होना चाहिए, वो घर से जल्दी उठ के आ जाते हैं, और खेल संकुल हों, और हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी हम उसमें काम कर रहे हैं। श्रमिक क्षेत्र में जैसा कि आपने स्वास्थ्य सुविधाओं का कहा, एक बड़ा अस्पताल बीमा निगम का शुरू हो रहा है, जो 500 बेड वाला अस्पताल है। निश्चित रूप से इसमें कैलाश जी के भी प्रयास रहे, रमेश जी के भी रहे, और उनकी जो टीम के आप एक हनुमान कहे जाते हैं, मतलब राम भक्त हनुमान। तो हनुमान जिस तरह से अपने नेताओं श्री राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं, उसी तरह से आप उनके कामों को आगे बढ़ाने वाले रहे। और मैंने तो कई बार देखा है कि किसी क्षेत्र में अखाड़े को मदद चाहिए हो, किसी क्षेत्र में खेल संस्था को मदद चाहिए हो, किसी क्षेत्र में भजन मंडली को मदद चाहिए हो, तो रमेश जी और कैलाश जी से मैंने अनुरोध करते हुए देखा है आपको कि भाई साहब इसमें विधायक निधि से आप पैसा दिलवाइए और इनके बच्चों के लिए, व्यायाम के लिए, व्यवस्था के लिए, ऐसा मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि श्रमिक क्षेत्र में एक स्विमिंग पूल की मांग लंबे समय से की जा रही है, अखाड़े हैं, जिम अभी एक शुरू कर रहा है उन्होंने, तो ये श्रमिक क्षेत्र से जो एक लंबी समय से मांग उठ रही है कि एक स्विमिंग पूल भी बढ़िया स्तर का होना चाहिए, इस दिशा में आप निगम सभापति रहते क्या कुछ प्रयास कर पाएंगे, या आपके दिमाग में श्रमिक क्षेत्र में विकास कार्यों को लेके और क्या प्लानिंग है, कुछ बता पाए तो बढ़िया होगा। राणा जी, मैं बताऊं आपको कि कैलाश जी, रमेश जी और उनकी पूरी टीम है ना, खेल के क्षेत्र में तो उल्लेखनीय कार्य कर रही है। हम आईडीए से ये प्रयास कर रहे हैं, चावड़ा जी से हमारी लगातार बात चल रही है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनाएं, उसके लिए जगह मिले खेल संकुलों के लिए, जिसमें एक ही संकुल में सारे बच्चों को सारे खेलों की सुविधा हो, है ना। ऐसा जैसे 54 में बन रहा है, नंदानगर में बन रहा है, और जो खेल हैं, जो संकुल बने हुए हैं
अटल खेल संकुल सरीके, जिसमें वो जो खिलाड़ी हैं उनको सारी तरह की सुविधा मिले। अगर कोई खिलाड़ी बाहर जाता है, कोई आर्थिक रूप से कमजोर है और टैलेंटेड है बच्चे, तो उनको सारी सुविधा हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी कारण से उसको उसका खेल की जो भावना है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए और खेल का जो माहौल है वो बना रहना चाहिए। इसके संग संग धार्मिक क्षेत्र में भी कैलाश जी, रमेश जी और पूरी टीम बहुत काम करती है। अब आप देखेंगे कि बड़ी बड़े संतों की कथा, चाहे पंडित मिश्रा जी की हो, अवधेशानंद जी की हो, माँ कनकेश्वरी देवी की हो, है ना, और जो बड़े संत हैं, कथावाचक हैं, उसके माध्यम से धर्म की गंगा बहे, धार्मिक भावनाओं बढ़े, गर्वों के आयोजन हों, ऐसे बहुत सारे सत्संग को लेके जो धर्म, जिससे धर्म का माहौल बने, ये भी हम लोग प्रयास करते रहते हैं। और लगातार आप देखेंगे कि पूरे इंदौर में अगर कहीं धार्मिक आयोजन होते हैं तो वो हमारे मील क्षेत्र में सबसे ज्यादा होते हैं। पहले ऐसी पहचान बनी हुई थी शहर की कि अगर कोई बड़ी कथा होगी, धार्मिक आयोजन होगा तो दशहरे मैदान पे होगा। अब आप देखो जगह जगह रावण दहन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इससे लोगों को के मन में धर्म के प्रति आस्था जगती है, धार्मिक भावनाएं बच्चों में उत्पन्न होती है, दूसरी चीजों से भी बच्चे को मुक्ति मिलती है। और जब बच्चा खेल से और धर्म से जुड़ जाता है तो उसका मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। ये हम लोगों को इसको लेके काम करते हैं। एक इस बार के नगर निगम परिषद में एक अद्भुत संयोग है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव सुदामा नगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एशिया की सबसे बड़ी और अविकसित कॉलोनी मानी जाती थी। सभापति के रूप में आप उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज दोनों क्षेत्रों में समन्वित रूप से विकास हो रहा है। तो आप दोनों की जुगलबंदी इंदौर को निश्चित रूप से हर क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेगी। और सहयोग भी देखिए, आपकी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर आजकल तमाम बड़े से बड़े आयोजनों का साक्षी होता जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, प्रधानमंत्री का आगमन हो, या लता मंगेशकर का संगीत समारोह, सम्मान समारोह हो, सब जगह ये बीसीसी छाया हुआ है। बीसीसी मतलब श्रमिक क्षेत्र के एक हिस्से को पहचान मिलना। मुन्ना भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इतनी लंबी जो राजनीतिक यात्रा की, तो इसमें कोई एक ऐसा छोटा सा अनुभव बताएं जिसमें कभी आपको हताश भी होना पड़ा हो कि अरे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उस हताशा में भी आपने एक ऐसा रास्ता निकाला आगे बढ़ने का, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो युवा हैं, जो जीवन से हताश हो चुके हैं, जो पहली परीक्षा में ही हार जाते हैं कि अब क्या करना, उनको आपके इस अनुभव से प्रेरणा मिल सके। ऐसा कोई अनुभव आपके साथ होता है? हाँ राणा जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि जब हम सामूहिक रूप से काम करते हैं तो संगठन में सारी बात हमारी नहीं बाती जाती। कुछ बात ऐसी भी रहती है कि जो मेरे मन में कुछ होता है और उसके विपरीत हो जाता है। मन को पीड़ा तो होती है, फिर भी जो हो रहा है, वो जो वरिष्ठों ने निर्णय लिया है, वो समाज के, राष्ट्र के और नगर के हित में रहता है। इसको लेकर ये मन में बात कभी भी नहीं लाना चाहिए और ना कभी कोई जिद करना चाहिए कि हम जो मेरी ही बात मानी जाए। सामूहिक निर्णय, संगठन में काम करने के लिए आपको सहनशीलता की जरूरत है, शिष्टाचार की जरूरत है और सबको काम लेके सामूहिक निर्णय लेने की जरूरत है। ये अगर आप रखते हैं और संगठन के हित में अगर कोई निर्णय हो रहा हो, शहर के हित में निर्णय हो रहा हो, देश के हित में हो रहा हो, अपनी विचारधारा के हित में हो रहा हो और उसमें हमारा अहित भी हो रहा है, तो हमको वो बात को सहन करना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहूँगा। मैं हिंदुस्तान मेल के दर्शकों की तरफ से आपको इंदौर को छठी बार नंबर 1 आने के लिए बधाई देता हूँ और हम ये कामना करते हैं कि अगली बैठक में जब हम आपसे चर्चा करेंगे तो आपके साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी होंगे, जिनसे भी हम इंदौर शहर के बारे में बात करेंगे कि
कैलाश विजयवर्गीय जी के महापौर रहते इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण की एक तरह से बीजारोपण हुआ था, जो आगे जाके पूरे देश में मोदी जी ने जिसको नेतृत्व प्रदान किया और शहर शहर साफ सफाई की अलग से की। तो चूंकि आप उस वक्त भी पार्षद थे, समितियों में रहे, इंदौर में सफाई को लेकर जो उस वक्त से जन सहयोग की भावना से काम शुरू हुआ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर नंबर 1 बना है, तो क्या आप ऐसा मानते हैं मेरी तरह ही कि इसकी शुरुआत उस दौरान से हो गई थी, और कोई अनुभव उस दौरान के हो तो मुझे बताइए आप। जब से भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी, उसके पहले चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आप देख लो कि नगर निगम की दुर्दशा की क्या बातें छपती रहती थी। जो धीरे धीरे शुरुआत हुई, कैलाश जी महापौर बने, उमा शशि शर्मा जी बनी, मोगे जी बने, मालिनी गौड़ जी बने, धीरे धीरे इस गाड़ी को यहाँ तक लाए। और मैं नगर निगम के स्टाफ और पूर्व में जितने भी आयुक्त रहे हैं, मनीष सिंह जी से लगा के अभी प्रतिभा पाल जी हैं, आशीष सिंह जी रहे, सब ने इसमें काम किया। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो जन जागरण, जनता की हिस्सेदारी, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको बहुत महत्व दिया गया। जो जन जागरण हुआ, सफाई के प्रति जो जागरूकता पूरे शहर में कि उसी का है कि इन्वॉल्वमेंट हो गया। जो कर्मचारी, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, निगम के अधिकारी हैं, नियंत्रण करता है, निगरानी करता है, दरोगा है, CSI हैं, पूर्व में जितने भी पार्षद रहे, उन्होंने सब ने ये एक लक्ष्य बना लिया था कि हमको स्वच्छ शहर में रहना है और शहर को स्वच्छ रखना है। इस भावनाओं को लेके सब ने काम किया और आज तक ये काम चला आ रहा है। आप देखो, अभी तो इतनी जागरूकता है कि अगर एक दिन कचरा गाड़ी 2 घंटे भी लेट हो जाए, 1 घंटे भी लेट हो जाए, तो लोग उसके लिए इतने जागरूक हैं कि कई लोग फोन करते हैं कि भैया कचरा गाड़ी आज नहीं आई। और सेग्रीगेशन का जो काम चल रहा है, गीला कचरा अलग करना, सूखा कचरा अलग करना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग करना, कुछ ऐसे कचरे हैं जो ना गल सकते हैं ना जल सकते हैं, उसको अलग करना, हार्ड मटेरियल इसमें से अलग करना। जो स्वच्छता के मापदंड हैं, आपने देखा होगा कि टिंचिंग ग्राउंड पे पहले अगर आग लगती थी तो वो बारिश में ही बुझती थी, वो धुआं उड़ता ही रहता था कि आसपास के लोगों का आप देखो कि वायु प्रदूषण कितना हुआ करता था। आज देखो वहां आपको हरियाली हो गई, चारों तरफ वृक्षारोपण, हजारों की संख्या में वृक्षारोपण होके और पूरे कचरे का निस्तारीकरण हो गया है। ये एक इंदौर के लिए और इंदौर में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए बड़े गौरव की बात है कि उनकी सबके जो सामूहिक प्रयास हैं, उसके वजह से पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम चलता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी हिंदुस्तान का कोई सा भी शहर वाटर प्लस में, वायु प्रदूषण में, ध्वनि प्रदूषण में इतना स्वच्छ हो पाएगा। कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लोग ये शिकायत करते थे कि जब गाड़ी चलती है तो इतनी धूल उड़ती थी कि उसको सांस लेना मुश्किल हो जाता था। अगर कोई नाले के पास निकलता था तो आदमी मुंह पे दुपट्टा रख लेता था, कोई गली में बैक लाइन के पास से जाता था तो उसको अपनी नाक मुंह ढांकना पड़ती थी। ये कल्पना से परे काम हुआ और उसमें हर इस शहर में रहने वाले हर नागरिक, नगर निगम में काम करने वाले सारे कर्मचारी अधिकारियों का विशेष सहयोग हमेशा रहा है और आज भी है। आज 6ठी बार स्वच्छता में इंदौर प्रथम आएगा, उसका पुरस्कार भी आज मिलने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहर वासियों को उनके अच्छे किए हुए काम के लिए, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शहर के प्रति अपनी ऐसी भावना बने रहे, ये
नागरिकों के कल्याण में, के हित में। मैं आपसे दो छोटे छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि इंदौर में रह के हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम नंबर 1, हमारा शहर साफ। आप जब आसपास के किसी शहर में, मध्य प्रदेश के किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ इंदौर की कैसे याद आती है? भाई जब वहाँ हमको लगता है कि सारी अव्यवस्थाएं हैं और कुछ लोग जो हमारे शरीर का नहीं कर पा रहे, तो हमको ये लगता है कि जो काम हम कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इच्छा शक्ति के बल पे इंदौर खान पान में, पर्यटन में, फिल्मों के निर्माण के लिए, पर्यटन स्थल उपलब्ध कराने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं में नंबर 1 रहा है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप सभापति के रूप में नगर निगम का दायित्व संभाल रहे हैं। आम दर्शकों की ये मतलब उनके मन में जिज्ञासा रहती कि यार महापौर शहर का प्रथम नागरिक के रूप में है तो फिर सभापति के क्या दायित्व हो सकते हैं, सभापति क्या काम करता है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने दायित्व के बारे में, अपने काम के बारे में और आपका नगर निगम को बेहतर बनाने में क्या सहयोग रहता है सभापति के रूप में, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। सभापति का ये दायित्व है कि सदन नियम से चले और हर बात, हर पार्षद को, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, अगर वो शहर के विकास में और नगर निगम के अच्छे काम के लिए अगर कोई सलाह देता है तो उसकी बात सदन में सुनी जाना चाहिए। सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और सदन नियम से चले। और शहर के हित में जो बड़े काम चल रहे हैं उन पे सभापति के द्वारा समय समय पे उनका निरीक्षण और सब काम व्यवस्थित हो, शहर का विकास हो और सब लोगों को सब तरह की बात रखने का और नागरिक सुविधाएं जो निगम द्वारा चलाई जा रही हैं उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सभापति के रूप में मुन्नालाल यादव जी का कार्यकाल श्रेष्ठतम साबित होगा। ये मैं दावा इसलिए कर रहा हूं कि मैंने मुन्ना भैया को देखा है, सुबह इनके यहाँ पे मिलने वालों की, समस्या बताने वालों की भीड़ होती है। ये ऐसे सहनशील व्यक्ति हैं कि वो समस्या बताने वाला जब तक अपनी पूरी बात नहीं कर ले तब तक मुन्ना भैया उससे पलट के पूछते नहीं कि क्या करना है। तो एक सभापति के रूप में पहला दायित्व यही होता है कि वो पक्ष के पार्षदों को भी सुने और विपक्ष के पार्षदों को भी पूरा सुनने का मौका दे। वरना ऐसा माना जाता है कि सभापति निष्पक्ष होकर कार्य नहीं करेगा यदि विपक्ष को नहीं सुनेगा। मुन्ना भैया को मैंने देखा है कि वो स्कूटर के पिछली सीट पे बैठ के अपने किसी साथी के साथ निकल जाते हैं और जहाँ समस्या देखते हैं खड़े होके भाई सुन ले। किसी ने हाथ दिया चौराहे पे, मुन्ना भैया राव, तो मुन्ना भैया वहीं उतरेंगे और बात करेंगे उनसे। तो ये जो इनकी एक आम नागरिक के रूप में सहनशीलता है, लोगों का दिल जीतने की जो उनकी आदत है, लोगों की समस्याएं सुनने की जो उनका मादा है, ये निश्चित रूप से इनको सभापति के रूप में भी पक्ष के साथ ही विपक्ष में भी उतना लोकप्रिय बनाएगी, ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। और मैं आपके सफलतम सभापतित्व काल की कामना करता हूं और हिंदुस्तान मेल की तरफ से आपको, दर्शकों की तरफ से बधाई भी देता हूं। नमस्ते।